अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पीडीएम इत्तेहाद का अवाम में जाने की बजाय वजारतों के मज़े लूटना और पंजाब केपीके में इंतखाबात में रुकावटें डालना और आखिरी वक्त में मरदमशुमारी की मंजूरी का असर बज़ाहिर तो दिखाई दे रहा है। कल सेनेट में हमने देखा कि इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद मंजूरी के बाद आज निसार खोड़ों की जानिब से जमहूरियत को डीरेल की बातें करना और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाने का भी फैसला मामलात को मशकूक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पर भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा, इसी पर हमारे पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। उससे पहले इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या मौक़िफ़ रखती है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। सर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं दूसरी जमातें भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो गिला शिकवा करती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात की वो बात करती हैं, तो इसी तरह से वो कह रही हैं कि असल में नवाज शरीफ साहब को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। तो हमारी सियासी जमातें जो हैं गिले शिकवे कर रही हैं, तो तमाम जो हैं जमातें जो है वो किसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? असल में ये मतलब क्या लिया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का? देखिए, मुझे तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बिल्कुल फ्रेज़ का कोई मतलब नहीं पता। अंग्रेज़ी में इसका क्या तर्जुमा है ये तो मैं आपको शायद कुछ आपकी असिस्टेंस कर सकूं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इसका क्या मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड का? नवाज शरीफ साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब होगा और क्या होगा इस मुल्क में? तो नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड का एहसास होगा, ये तो मेरे लिए, मेरा ख्याल है मेरे लिए क्या किसी के लिए भी कहना नामुमकिन होगा। मैं आपको इसमें तो हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले, इसके अलावा एक दो बातों पे थोड़ी सी बात करने से पहले आपको मैं सिर्फ अटेंशन थोड़ी सी दिलवाऊँ कि आपने देखा कि अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान कैसे रोब और तमतमे के साथ शुरू हुआ कि और इलेक्शंस चाहिए, और फिर साथ ही जैसे ही इलेक्शन कमीशन की बात आई तो कैसे एक अदब के साथ इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई में उनकी अपॉइंटेड डेट पे होंगे। आपने इस रिजॉल्व को, इस रेवरेंस को, इस तकरीम को, इस इज़्ज़त को अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया तो बड़ी ज़्यादती की। और यही तकरीम जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इलेक्शन कमीशन के लिए रखी, ये हम सब के लिए मिसाल राह है ये बात। और ख़ास तौर पे मैं अदील वड़ाइच साहब को ये कहना चाहता हूँ जो अक्सर इलेक्शन कमीशन की बात करते हुए उन जमहूरी और हुब्बुल वतन की लाइनों को क्रॉस कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कि आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा से कुछ पूछें, कुछ सीखें और मेहरबानी करके कोई नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के तो इज्जत से बात नहीं है, वो अदब से बात कर रही हैं, ऐसे कि वो ऐसे ना करें। जी जी, अदब के साथ बात करिए तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अदील साहब क्योंकि नहीं करते तो मैं सिर्फ उनके लिए, उनकी निशान दहानी उनको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करूँ कि हमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से यही अदब और तकरीम की चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि कैसे जब पूरी रियासत भी रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए तो आप रियासत से सिर्फ गिला करें, आप कहें कि नहीं नहीं पूरी रियासत इन टर्म्स ऑफ के अदालत के फ़ैसले, ब्यूरोक्रेसी, इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, तो अब हमने तकरीम की बात की तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लेता हूँ कि इन जैसे लोग, इलेक्शन कमीशन की हम बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारा है, बट मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बात करूँ कि इन जैसे लोग अगर इन सब की तमाम काविशों के बावजूद, वो काविशें जो बच्चा बच्चा इस मुल्क का ज़बान ज़देआम है उसकी, वो जिसके ऊपर लोग कसम खाने को तैयार हैं कि बस इस मुल्क में, तो अगर इसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब के ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या उनके ख्याल में जुल्म हुआ है और वो रियासत को ब्लेम करें कि क्यों नहीं मेरे साथ ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही, तो मैं तो इस तरह की बात से इज़्ज़त और तकरीम सीखना चाहता हूँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के कलाम से, तलाल चौधरी साहब के माजी के बयानात से, मरियम नवाज साहिबा के ललकारने से मैं तो इज़्ज़त और तकरीम सीखना चाहता हूँ। और ये सिर्फ नून लीग की नहीं बात, PTI के अंदर जो इस तरह के शोला बयान थे जिन्होंने इस मुल्क में बताया कि कब कब
कि इन इदारों की तकरीम करनी चाहिए। आज अदालत के बारे में बहुत अदब से बात करेंगे और कल उसी अदालत को ललकारना शुरू कर देंगे। आज इस इदारे के बारे में ठीक बात करेंगे, कल उसके इंडिविजुअल्स को सिंगल आउट कर देंगे। हम तो इन तमाम पॉलिटिशियन से तकरीम सीखना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मरियम साहिबा की ज़बान में इलेक्शन कमीशन के लिए आजकल सबसे ज़्यादा मोहब्बत। जी, उन्होंने ये भी कहा ना कि जो इलेक्शन है वो वक्त पर होंगे, और इसके साथ ही अनदर पीपल्स पार्टी जो है वो भी क्या मौक़िफ़ रखती है। बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होने चाहिए और काजी साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो देख लीजिए। अदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है, पहले आपने देखा कि नून लीग भी यही कह रही थी कि इंतखाबात जो है वक्त पर होने चाहिए, लेकिन जो ये अमल जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है? देखें, कल से जब से ये करारदाद 2-2:30 बजे के करीब मंजूर हुई है, अब तक जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ये कहे जी कि हमने इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों जारी करना था, ज़राए से आप ख़बरें चलवा रहे हैं, वो ख़बरें कल को ताकि आपको ऑनरशिप ना लेनी पड़े, हमने तो कहा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इसमें चाहिए था एक एलामिया जारी करते, इस तासुर को, इसको डिस्पेल किया जाता, इसको यकसर मुस्तरद किया जाता और ये वाज़े तौर पे खुद सामने आके इलेक्शन कमीशन ये कहता कि ये करारदाद हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बढ़ के जो आइन के आर्टिकल 218 का राग लापते रहते हैं, ये सारे जो इनका एक आईनी काम है, इनकी जिम्मेदारी या फर्ज है, हमने उसके तहत ये इलेक्शन कराने, हमें कोई नहीं रोक सकता इलेक्शन कराने से। लेकिन 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे खामोश है। और खबरें क्या चल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने को जी मौसूल हो गई है वो करारदाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इजलास बुलाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? ये एक करारदाद के बाद इतनी खामोशी, और इलेक्शन कमीशन का जो नैरेटिव बयान करने वाले मीडिया पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं, साद रसूल साहब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा जी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो करारदाद कल जो रेजोल्यूशन जो पास हुई तो आज वो इजलास बुला लिया ना, वो जराए से खबरें चली हैं, वो हमारे सहाफी दोस्तों ने जराए से खबरें चलाई हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं कहा, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, इलेक्शन कमीशन के किसी तर्जुमान ने नहीं कहा। वो जराए से चलने वाली खबर तो वो कोई बिल्कुल भी इन्होंने ऑनरशिप नहीं ली इस मामले की, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई ऑडियो बीपर, कोई वीडियो पे आकर किसी ने ये नहीं कहा, कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करके इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। यही तो तशवीशनाक बात है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। ये कोई पहली दफा तो नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। असल में मसला तो क्रेडिबिलिटी का भी है ना साद रसूल साहब। अप्रैल 2022 से मामला शुरू हुआ है, हमने इलेक्शन नहीं कराना, हल्का बनियों का मसला है, आगे जाके फंड्स का मसला है, वो फला मसला है, वो जी ये तो सदर का काम ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, नहीं जी नहीं तारीख ये नहीं ठीक। तो उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि फिर ये बेयकीनी क्यों ना फैले, गैर यकीनी सूरत हाल क्यों ना बढ़े। ठीक है, अगर आपने नहीं भी कराने तो ये भी अगर बता तो दें आप कर क्या रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। वैसे तो एक एक लाइन के टिकर पे वजाहत आ जाती है। कल से पूरे मुल्क में ये डिबेट हो रही है कि इलेक्शन के हवाले से आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, तो उस पे इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन की ये जो खामोशी है ये दुरुस्त नहीं, मुनासिब नहीं है। जी साथ साहब आप सवाल मेरे ख्याल को पूछना चाह रहे हैं। जी मैं अदील आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आपने इसको बड़ा थोड़ा क्लोजली देखा है। ये भी जो बिलावल साहब ने कहा कि आप बेशक सेनेट से पास करवा लें या OIC से करा लें या अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें करारदाद, ये किसको कह रहे हैं? इसमें आप कौन है? ये सेनेट को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप जहां मर्जी से करवा लें, हम बात नहीं मानेंगे? बिलावल साहब किससे मुखातिब है आपके ख्याल में? बिलावल साहब मेरा ख्याल है जो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं उन्हीं से ही मुखातिब हैं। और वो तो हम वही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है। शायद इलेक्शन कमीशन या शायद फिर
या फिर आपको और मुझे सुना रहे होंगे, इसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसको सुना रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है साथ साथ इस पे हम बात कर रहे थे कि अब देखें ये इलेक्शन कमीशन जब से हम इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले की तारीख में भी चले जाएं, तारीखी भर्तियां की हैं, सैकड़ों लोग भर्ती किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उनका काम क्या था? इलेक्शन कराना था। मेरे आपके टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें जानी है, रेनोवेशन हो रही है, इलेक्शन कमीशन के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। मकसद क्या है इस इदारे के बनाने का? मकसद क्या है? इलेक्शन कराना है। और सबसे ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से पैदा करने का अगर इल्जाम भी इस इदारे के ऊपर लगे तो फिर फायदा क्या है? मैं तो ये हैरान हूं। मतलब आपने बिल्डिंग तब्दील कर दी, खूबसूरत कर दी, सैकड़ों बंदे भर्ती कर लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपने फलानी टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंट रख लिया आपने कि जी हमने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आना है। अगर नहीं करा रहे आप तो इलेक्शन नहीं करा रहे। अल्लाह करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो, हर सूरत हो, शफाफ हो, लेकिन आप 24 घंटे से खामोश क्यों हैं? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, खबरें चलवा रहे हैं? खामोशी है, बिल्कुल। इजलास बुलाना है, हमने इसका जायजा लेना है। आपको तो इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आपने देखा, पीपल्स पार्टी का भी आपने मौक़िफ़ सुन लिया, नूली का भी आपने मौक़िफ़ सुन लिया, और जबकि अगर पीडीएम हुकूमत के 16 माह की बात की जाए तो तब इनका मौक़िफ़ कुछ था इंतखाबात को लेकर, और आज जो हैं ये दोनों जमातें कह कुछ रही हैं और करती कुछ हैं। ये देखें, बुनियादी तौर पे देखने और लिखने के लिए और हमारे कानूनी और आइनी अदारों में अगर हम देखें तो वहाँ पर 1973 का आइन तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर हमें आइन पाकिस्तान 1973 पर किसी जगह अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। और ये कितने शर्म का मुकाम है इन सियासतदानों के लिए जो माजी में हुकूमतें करते रहे, इक़्तिदार में रहे, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस आइन के मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतें बनाई गई, इक़्तिदार में आते हैं, ये सारा सिस्टम चल रहा है, इसका भी कोई एहतराम है, इसका भी कोई आदाब है, इसके भी मामलात हैं, इसको भी लेकर चलना है। जो आता है वो आइन को पामाल करता है, नज़रअंदाज करता है, पाँव में रोंद कर रख देता है और अपने मुताबिक वो आइन की तशरीह करता है और चला जाता है। जिसको नहीं पसंद आता, जिसके मजाज के मुताबिक नहीं होगा, वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। वहाँ पर आइन को कोई मानने वाला ही दिखाई नहीं देता। और यही जो आज जो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप माजी में पीडीएम के दौरे हुकूमत में, जिसका आपने हवाला भी दिया, तो उस वक्त इन्हीं के लीडरान की अगर स्टेटमेंट उठा के देखें, मुझे याद है कि शायद अप्रैल 2023 में इसाक डार साहब ने कहा था कि 2-3 माह में अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो फिर क्या 3-4 महीने बाद हो जाएंगे। 3-4 महीने बाद कोई इस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी, शायद 26 अप्रैल की बात है। तो उस वक्त मुझे ये जो है मुझे समझ नहीं आती कि वो साहब वो क्या वो गुफ्तगू करते रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सुन लेते हैं। जी दिखाइए। है तो सुनाइए। जी बिल्कुल है। जी हसन साहब, यही थी वो स्टेटमेंट। देखिए ये वो स्टेटमेंट थी जिसका मैं हवाला दे रहा था। तो ये जो है ये तुरम खान सियासतदान जो बातें करते थे आईने पाकिस्तान की, क्या उस वक्त इनको आइन याद नहीं आया जब ये बात कर रहे थे 3-4 महीने इंतखाब जो है वो ताखीर का शिकार हो जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा? उस वक्त से लेके आज तक हालात खराब करने की जिम्मेदारी इनकी है और हालात बेहतर करने की जिम्मेदारी जो मैं समझता हूं वो रियासत पाकिस्तान की है। हालात खराब किए इन सियासतदानों ने, जो पंडोरे बॉक्स इनके खुले। मुझे याद आ रहा है कि इनका पीडीएम का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट्स का 5 रुकनी ग्रुप जो है वो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि हम इतने फंसे हुए हैं, इतने परेशान हैं कि जो वुज़रा हैं वो ठेकों के हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, कमीशन के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाए, तकर्रुर तबादले के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाए और कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने के बाद डॉक्टर तोकीर शाह साहब थे, उन्होंने फिर आगे उन ऑफिसर्स को क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन है, जिस तरह किस तरह भी मामला जो है वो आगे को चलाएं, छोड़ें, आप इसी को लेकर चलें। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब के उस वक्त के जो उनके भी बॉस थे वो उनके पास भी गए, उस वक्त के साबका थे। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है कि किन किन की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन हालात कुछ नहीं हुए। और उन्होंने, मैं इसलिए बार बार बात करता हूं कि पीडीएम दौरे हुकूमत का सिर्फ आप ऑडिट करवा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक इन्होंने लूट मार के जो है वो फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने लगाए, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनको आइन याद नहीं आता, जिनको 90 दिन में इंतखाबात करवाना याद नहीं आता।
आज वही लोग जो है वो इंतखाब से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। आज देखिए, अगर इंतखाबात होते हैं तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून को जो है वो फायदा तो होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हालात खराब हो चुके हैं वो आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट, जितनी वो सीट एडजस्टमेंट आईपीपी करवाना चाहती है या करना चाहती है या जहां से भी प्रेशराइज कर रही है नून लीग को, वहां पर नून लीग काफी हद तक परेशान है। अब कल की मीटिंग में उनके ये जो सेनेट में करारदाद पास हुई तो उनके मामला उनके इल्म में था, एक दो रोज कबल से उनके इल्म में था कि ये सेनेट में ये करारदाद पास होने जा रही है, जिसकी वजह से जो सीटों की अनाउंसमेंट उन्होंने करनी थी एक रोज कबल, वो उन्होंने खामोशी से जो है वो पेंडिंग कर दी, जिसमें लाहौर की कौमी असम्बलियों की सीटों का मामला था, पंजाब की सीटों के मामला थे, आईपीपी की सीटों के मामला थे, जिसमें उन्होंने खामोशी से उसको जेरे इल्तवा रखा। मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा एक सिर्फ बाप पार्टी या किसी एक सियासी जमात की तरफ से सेनेट में करारदाद पास नहीं की गई, बल्कि तमाम की मुबैना तौर पे जो है वो मुशावरत से यह मामला जो है वो सेनेट में लाया गया और जिस तरीके से जो है वो जल्दबाजी में इसको पास किया गया वो भी सबके सामने है। और फिर जिस आपको याद है कि यही करारदादें कौमी असम्बली से उठा के देख लीजिए, सेनेट की ऐवान से उठा के देख लीजिए, इसमें एक नहीं है, इसमें बेशुमार किस्म की ऐसी हसास किस्म की करारदादें भी जो हैं वो पास हुई हैं जिस पर आज तक अमल दरामद होने पर अगर आए तो फिर कौन वो करेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब करारदादें पास होती हैं और फिर आज ये बातें करते हैं कि इंतखाबात होने हैं, देखें सियासतदानों ने पाकिस्तान को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप दाएं बाएं आगे पीछे जहां देखें, अगर इलेक्शन करवाते हैं इस माहौल में जहां पे साफ शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं तो फिर उसको मानने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप 8-9 महीने बाद बातें शुरू हो जाएंगी कि इंतखाबात दोबारा होने जा रहे हैं। अगर इंतखाबात नहीं करवाते तो फिर भी सवालात उठते हैं कि जमहूरियत ये कहते हैं खतरे में आ गई। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी, जो इस वक्त हालात गुज़श्ता हमने निगरान सेटअप में देखे हैं, खासतौर पे पंजाब हुकूमत ने देखे हैं, वहां पर तो शहबाज स्पीड का नाम भूल गए लोग, वहां पर तो मोहसिन स्पीड याद करते हैं। इसी तरह वफाक में भूल गए कौन आए थे माजी में, कौन नवाज था, कौन शहबाज था, कौन इमरान था, किसने क्या हुकूमत की, वो तो अब SIFC के परफॉर्मेंस को याद रखते हैं। वो तो आप देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान किन मामला को किन प्रोजेक्ट पर लेकर आई है, वो तो उनके जो है वो सिस्टम को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये एक सेपरेट सिस्टम है। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि इंतखाबात कराना इन जमहूरी हुकूमतों का काम था, उन सियासतदानों का काम था कि इस पोजीशन पर अनाउंसमेंट करते। गलती की PDM दौरे हुकूमत के 22 अप्रैल से शुरू हुए कि हम इंतखाबात करवाएंगे। फिर क्या हुआ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब से इन्होंने मशवरा किया लंदन में जाके, जहां पे जरदारी साहब भी मौजूद थे, जहां पे नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुशावरत की गई। फिर मामला को इंतखाबात नहीं करवाए, भाग गए। फिर ये ऐवानों में इन्होंने ऐवान को पार्लियामेंट में लाके अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। इंतखाबात नहीं करवाए गए जो 90 रोज में इंतखाबात करवाने चाहिए थे। फिर मामला को पेंडिंग किया गया और आज ये बात बताएं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक हमें जल्दी से जल्द इंतखाबात करवाने चाहिए, क्योंकि इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और दूसरी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। साहब कुछ पूछना चाहिए। जी साहब। हसन, मैं आपकी बातों से ऑफ कोर्स कौन डिसएग्री कर सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। आपने कहा कि लोग शहबाज शरीफ को भूल गए हैं और अब याद करते हैं मोहसिन नकवी को। ये कौन से लोग हैं पंजाब के जो मोहसिन नकवी साहब को का नाम लेके सड़कों के अंदर धमालें डाल रहे हैं? ये आप मिले हैं लोगों से कभी? देखें सालसू साहब, मैं क्योंकि फील्ड में एज ए रिपोर्टर भी जाता हूं, 2-4 चीज़ें बहुत कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं। देखिए, हेल्थ का निज़ाम जो शहबाज शरीफ साहब दावे करते कि उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया, मैंने जाके हालात देखे, उस वक्त भी रिपोर्टिंग की, बुजदार दौर में हुकूमत में भी मैंने रिपोर्टिंग की और आज भी जब मैं जाके देखता हूं तो इंतहा का जो है वो तूफान बदतमीजी हॉस्पिटल्स में था, हालात खराब थे। फिर क्या हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने बहुत विजन रखा। देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए ना, तो कभी आए नहीं। अब सवाल का जवाब तो लीजिए, लोग कौन से हैं? अब सवाल का जवाब तो लीजिए ना। देखिए उस वक्त मेडिसिन मिलती थी या नहीं मिलती थी, इमरान खान का दौर आया, उन्होंने हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया, लोगों को सहूलियात मिलना शुरू हुई, वो भी बहुत खराब था। अब आगे आइए ना, उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि ना अद्वियात मिली, ना मशीनें को बेहतर किया गया, ना उसके बाद मजीद बदतर से बदतरीन हालात होते चले गए। और फिर आज
मोहसिन नकवी ने ये किया कि हॉस्पिटल्स का मुकाम बनाया, वो बंदे कौन है जो सड़कों पे उनको याद कर रहे हैं, वहां पे मशीनरी को एक्टिव किया, इसी तरह जो सड़कों के मामला थे उनको बेहतर किया। अब तीसरा मामला जो इनके लिए चैलेंज है, कहना चाह रहे हैं कि निगरान हुकूमत सही परफॉर्म नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देख लें, उनकी जिस तरह की SIFC के साथ कोऑर्डिनेशन है, बाकी किसी की नहीं। ये बात सारी दुरुस्त है, मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन मैं हसन की शोला बयानी की बात कर रहा था कि सड़कों के लोग पंजाब के मोहसिन नकवी को याद करते हैं और बाकियों को भूल गए हैं। और एक देखिए बात सही है, जहां जो बात दुरुस्त हो रही हो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। सॉरी, मैं गुजारिश करूं, जी मैं गुजारिश करूं, देखें हमारी बात सुन के हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी बात सुन के शायद कुछ फैसला करने वाले और फिर बाकी पाकिस्तान के दीगर लोग जो चंद टेलीविज़न अब देखते हैं वो सुन के शायद कोई ओपिनियन फॉर्म करें, उनको को लगे कि ये तो हमारी बात में थोड़ी सी मैं इसमें एक्यूरेसी लाना चाहता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि इंटरिम गवर्नमेंट बहुत अच्छे कुछ जगहों पे काम कर रही है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक साइड के ऊपर, फेडरल साइड के ऊपर भी और प्रोविंशियल साइड पे भी इंटरिम गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ दी। उससे पहले के 18-20 महीने तो आपने देख ही लिए थे कि किस तरह चल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग शमशाद अख्तर साहिबा के लिए पाकिस्तान के तूल व अर्ज में दुआएं कर रहे हैं कि यही चलती रहें। इन दो चीज़ों के अंदर फ़र्क है। हमें ये फ़र्क है, हमें परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी को अल्लाह करे कि जमहूरियत के अंदर ये कनेक्ट हो जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वक्त ये बात हकीकत नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी वो पॉपुलर रहे हैं सियासत के अंदर, उसको किसी तरीके एड्रेस करना है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़े कमाल काम किए होंगे, लेकिन थोड़ा इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है कि यही हो, लेकिन उस्मान बुज़दार ही हो, मोहसिन नकवी साहब की जगह उस्मान बुज़दार साहब हो। बेसिकली शायद साहब ये कहना चाह रहे हैं। हसन साहब, मुझे तो ये समझ आ रही है। नहीं, मैं देखिए बात किसी और तरफ चलेगी, मैं तो सिर्फ इस मुद्दे पे लाना कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे पंजाब में हसन साहब हो और वफाक में अदील साहब हो, पाकिस्तान किसी डगर पे चले। मुझे लगा कि साहब कहेंगे इसहाक डार साहब। नहीं साहब साहब, आप तो फिर कहीं ना कहीं है ना जो हमारी सरपरस्ती करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जिस नुक्ते पर लाना चाह रहा था, मैं उस नुक्ते की बात कर रहा हूं कि अवाम चाहती है उनके मसाइल का हल हो, उनकी दहलीज पे उनके मसाइल हल हो। सियासतदानों को चाहिए था, अगर वो जमहूरियत का तसलसल चाहते थे तो वो कहीं ना कहीं तमाम सियासतदानों की गलतियां थी, वो मिल बैठते, इत्तेहाद की तरफ आते, तकसीम जो रवायत चल पड़ी थी उसको खत्म करते, ये गालम गलोच वाला मामला, ये तकसीम वाला मामला, इसको खत्म करके मुत्हिद होकर बैठते और रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क का सोचते। इन्हीं की जो है वो गलत और नाकस और नाअहलियों की वजह से आज पाकिस्तान इस पोजीशन पर है कि हमें ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, हमें कहीं देखते तो हमें खाई नजर आती है। इसलिए तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसी से कम से कम सीख लीजिए कि ये कम से कम काम तो कर रही है। हमें कहीं ना कहीं तो साइड पर लगना है। यही आज भी मौका है, तमाम सियासतदान बैठे, हमें इंतखाबात की तरफ जो है वो मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर आगे सियासतदानों को अपनी माजी की गलतियों से सीखना होगा। तो नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब फिर अधूरा रह गया। यानी पाकिस्तान सिडनी टेस्ट फिर हार चुका है। नाकिस फील्डिंग रही और नाकिस ही बैटिंग रही और ना ही कुछ बॉलिंग हमें दिखाई दी, और खिलाड़ियों की बुरी कारकर्दगी का नतीजा ये निकला कि क्रिकेट टीम की मुसलसल छठी बार वाइट वॉश की शक्ल में सामने आई है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए टीम मैनेजमेंट की, तो टीम मैनेजमेंट अच्छी कारकर्दगी दिखाए जाने के दावे भी कर रही है। वहीं टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा प्ले किया है, कुछ ऐसे लम्हात थे जिससे टीम फौरी फ़ायदा ना उठा सकी और कुछ गलतियां ऐसी की जिसे दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। तो वहीं अगर बात की जाए तो सेनेट में भी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ज़का अशरफ साहब की काबिलियत पर सवाल उठाया है। उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं कि इस बेस पर उन्हें चेयरमैन लगाया गया कि उनकी हॉबी थी ये क्रिकेट, ज़का अशरफ साहब की जिस तरह से उनकी काबिलियत पर ये सवाल उठा रहे हैं, कब तक जो है हमारी क्रिकेट से ये सियासत आउट होगी, कब?
देखिए, ये तो पाकिस्तान का पेरेनियल मसला है ना। ये तो पेरेनियल मसला का मतलब कि ये तो पाकिस्तान का बुनियादी और बहुत पुराना मसला है, जिसके ऊपर हमारा तमाम रियासती ढांचा जो है वो कंप्लेन कर रहा है। डॉक्टर साहब जिनकी बात हो रही थी, इनकी क्या वैसे तो मैं 200% एग्री करता हूँ कि ज़का अशरफ साहब की तो क्या ही क्वालिफिकेशन होगी। वो किसी भी आप पाकिस्तान के स्कूल में चले जाएं, 10, 12, 15 साल के लड़के किसी से पूछ लें, किसी लड़की से पूछ लें, तो जितना ज़्यादा नॉलेज उस लड़के लड़की का होगा, शायद आजकल की पीसीबी की मैनेजमेंट में इस तरह का पैशन और नॉलेज रखने वाले लोग नहीं होंगे। ये कोई स्पेशलिस्ट थोड़ी हैं। एक्स प्लेयर्स के अलावा ये जो ऊपर की मैनेजमेंट है, ये कोई क्रिकेट स्पेशलिस्ट थोड़ी है। लेकिन ये मसला सिर्फ पीसीबी पे ख़त्म नहीं होता। हमारे सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप तकरीर सुना रही थी, जहाँ की आप तकरीर बता रही थी, वहाँ पे पहुँचने का क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है? लोग किस क्वालिफिकेशन पे वहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या वो लेजिस्लेशन के अंदर, कानून साजी के अंदर, पब्लिक पॉलिसी के अंदर, फॉरेन अफेयर्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में, दीगर इशूज़ में एक्सपर्ट्स हैं? क्या हमने जो पॉलिटिकल पोजीशंस के अंदर लोगों को बिठाया हुआ है, एक किसी भी पॉलिटिकल जमात का जो कायद है या उसका जो दूसरा लीडर है या जनरल सेक्रेटरी है, वो कोई बड़ी पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस के ऊपर वहाँ पे लगाया हुआ है? सारा पाकिस्तान ही अनफॉर्चुनेटली, ये जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, इसके अंदर ये कौन मेरा दोस्त है तो कौन तुम्हारा दोस्त है, तो कौन किसका रिश्तेदार है, तो ये मेरी बेटी है तो ये सेक्रेटरी होगी, तो वो मेरा बेटा है तो वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो वो इसको चेयरमैन लगा देते हैं, उसको उस ओहदे पे लगा देते हैं। यही तो हमारा मसला है। दूसरी साइड आएगी तो क्या करेगी वो? इनको, ज़का अशरफ साहब को, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट को, इनको निकालेंगे और एक और बंदा नजम सेठी, जिसको उससे भी कम एक्सपीरियंस है शायद क्रिकेट का, उसको वापस लगा देंगे। वो नहीं थे तो उससे पहले किसी ने कोई और लगाया था, एक रमीज़ राजा साहब को निकाल के एजाज भट्ट साहब। अब कहाँ तक ये बात चली जाएगी? आपने देखा कि हमारी बाकी जो स्टेट रन एजेंसीज हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स में, वो कैसे चल रही हैं। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहुत अरसे बाद चेंज हुए, तो ये तो हमारा पेरेनियल मसला है। ठीक है, ये हमारा मसला, बिल्कुल साहब, बिल्कुल वक्त मेरे पास कम है, लेकिन जी वक्त कम है मेरे पास। साहब हसन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की बात की जाए, हॉकी पहले ही ज़बोहाली का शिकार है और अब जो है क्रिकेट भी जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लग चुका है। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में खेलों की जो तबाही है वो हमारे हुक्मरानों की गफलत, करप्शन और मुबैना तौर पे ये कहा जा सकता है, और फिर नाहिली इसके सबब देखने को मिलती है। देखिए, हमने खेलों में सियासत को ऐसे बीच में डाला कि हमने पूरे खेल ही तबाह करके रख दिए। किसी दौर में हम जो है वो स्क्वाश और हॉकी और क्रिकेट तब जो है उसके चैंपियन हुआ करते थे, और आज हमें शर्म आती है कि हम के चैंपियन है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कभी नजम सेठी साहब आ जाते हैं अपनी टीम लेकर, जिसको अली बे का नहीं पता, फिर कभी ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं। आपको याद है कि ज़का अशरफ साहब की अपॉइंटमेंट का मामला हो और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी खेलने जाती है तो कप्तानी का मामला हो या टीम की सिलेक्शन का मामला हो, वहां पर भी हमें सियासत देखने को नजर आती है। और फिर ज़का अशरफ साहब की तैनाती के लिए किस तरीके से पीडीएम हुकूमत में ब्लैकमेलिंग की गई, किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन ली और कहा कि ज़का अशरफ साहब भी जो है वो चेयरमैन पीसीबी होंगे, और उनको एक बनाया, उनको एक पोजीशन दी। और ये जो निगरान सेटअप है, इनके पास टाइम था, एक वक्त था कि ये उस टाइम तब्दीली ला सकते थे। हमें ये जो है मुतलका वजारत से मालूम हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मालूम हुआ कि शायद कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं और ये इनको हटाया जाएगा, प्रोफेशनल टीम लाई जाएगी जो क्रिकेट का सिस्टम को बेहतर करे, इसकी साख को बेहतर किया जा सके, क्योंकि यही एक पसंदीदा खेल रह गया पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट का जो है। और इसके भी आपने इतनी तबाही के निहाने पर पहुंचा दिया कि ना हमारे पास कोई सिस्टम रह गया है, सिर्फ जो है इल्जामात लगते हैं। और बड़ी हैरत की बात है, मशगला उन्होंने कहा है कि ये उनका ये फोकस नहीं है, यानी वो एक शुगल मेले के तौर पे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से काम करने आए हैं। लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि जो पॉलिटिकल तो आपने तैनाती कर दी, जो इख्तियारात दिए गए, जो टीम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे भी कर रही है परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन असल वजूहात के इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि एसएफसी की तर्ज पर खेलों के मैदान में बेहतरी लाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे सियासी मुदाखलत जो है ख़त्म हो सके?
वाह, आपने तो सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म को क्रिकेट से जोड़ दिया। अगर आपने ऐसा कर ही दिया है तो फिर हम भी इलेक्शन और आइनी मामलात को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत वो बात की कि इलेक्शन कमीशन को असल में बल्ला जो है वो कौमी टीम से वापस लेना चाहिए था, उन्होंने तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया। असल में मसला ये है कि ये पहली मरतबा तो ऐसा नहीं हुआ, ये जो 7वां 8वां मुसलसल वाइट वॉश है। अभी हम जो रिसेंटली बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में जो हमारी कारकर्दगी थी, उसके बाद तो चाहिए था कि एक ओवरऑल हम इस सारे सिस्टम को तब्दील कर देते, ओवरऑलिंग करते, लेकिन किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगी। सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। वो मिकी आर्थर की रिपोर्ट आई, उस पर क्या किया, उस रिपोर्ट के बाद क्या कोई सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की गई। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि कप्तान तब्दील कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरा जो निज़ाम है, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, खेलों का पूरा जो निज़ाम है इसमें ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, ये पूरा निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन लगता ऐसे है कि कोई सीरियस ही जी सासा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये निज़ाम की ओवरहॉलिंग सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, खेलों की बात है, सिर्फ एक्चुअली खेलों की बात भी नहीं है। एक आपको नहीं लगता निज़ाम की ओवरहॉलिंग की वैसे भी ज़रूरत है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो बेचैनी है, इस वक्त जो हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है हमारे रियासती ढांचे के अंदर, हमारा जो रियासत के सतून हैं उनके अंदर ओवरऑल हर जगह ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। और यही वजह है कि चूंकि हम संजीदा ही नहीं है, हम इसको ठीक करना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हर सतह पे, पॉलिसी की सतह पे। बिल्कुल आदिल साहब, अब संजीदा होने की ज़रूरत है बिल्कुल। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।